हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के अध्याय विज्ञान विषय के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। तो इसे विस्तृत रूप से जानने के लिए हम इसके जो सब टॉपिक होंगे एक एक पार्ट कर करके वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। इसी तरह के और भी अध्याय जो हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 पे पढ़ाया गया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वहां पे सभी विषयों के प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं, तो आपको जो भी विषय पढ़ना हो तो आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज हम अध्याय 3 के पार्ट 1 वीडियो में आज हम पार्ट 1 वीडियो में हम जो हमारे धातु और अधातु हैं उनके भौतिक जो गुण होते हैं, उनके गुणधर्म पे हम लोग कैसे धातु और अधातु को अलग कर सकते हैं, उनके भौतिक जो गुणधर्म होते हैं क्या क्या होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज अध्याय 3 धातु एवं अधातु को देखते हैं। तो मेनली जो हमारे होते हैं तो धातु और अधातु हैं वो तत्व के प्रकार हैं। तो तत्व के प्रकार है तो मेनली जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है धातु, जिसे हम अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। दूसरा हमारा अधातु होता है और जो तीसरा हमारा होता है वो उपधातु होता है। तो धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। तो जो धातु होते हैं तो उनमें के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो चमकीला हो, जिसमें धात्विक चमक हो, जो कठोर हो, या जिसे पीटकर पतली चादर बनाया जा सके, उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं, या उसमें तन्यता हो, तो वो क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। लेकिन जो अधातु होते हैं उसमें न चमक होती है और न कठोर होती है, न ये आघात वर्ध्यता होती है, न इनमें तन्यता होती है, और इनके अंतिम कक्षा में भी जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 5, 6, 7 रहते हैं। तो अधिकांशतः जो होते हैं वो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन वाले वो हमारे अधातु होते हैं। और जो उपधातु होते हैं उनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये कभी धातु के तरफ बिहेव करते हैं तो कभी अधातु के तरफ बिहेव करते हैं। इस तरह से इसे हम क्या कहेंगे, जिसमें दोनों का गुण मौजूद हो, धातु और अधातु का, उसे हम लोग उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं। तो हम अध्याय 3 में सिर्फ धातु एवं अधातु के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके भौतिक गुणधर्मों को पार्ट 1 में देखेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमसे कह रहा है 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों, तो मेनली जो वहाँ पर हमने 9वीं कक्षा में जब हमने विज्ञान पढ़ा था तत्व यौगिक मिश्रण, तो वहाँ पे हमने 30 तत्वों को देखा था, और इनके परमाणु संख्या, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार कहते हैं, इसके संयोजकता पर भी हमने चर्चा की थी, या जो इसके संकेत है उन सभी को भी हमने देखा था। और आपको बोला था कि हमेशा याद रखिएगा कम से कम 1 से 30 तक, तो आपको आने वाले भी क्लासों में आपको फ़ायदा करेंगे। तो वहाँ पे हमने चर्चा की थी, वहाँ पे हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना सिखाया था, और हमने संयोजकता भी आपको बेहतर तरीके से बताया था कि किसके संयोजकता में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की कैपेसिटी होती है या ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है, वही जो इलेक्ट्रॉन जो हम त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे वही हमारा संयोजकता कहलाया था। तो ये सभी बिंदुओं पर हमने 9वीं क्लास में चर्चा की थी। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों के उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। आपके विचार में कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकृत करते हैं? किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है? हम इनके गुणधर्मों की विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब हम 3.1 में भौतिक गुणधर्म, फिजिकल जिसको कहते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी इनमें क्या होती है, फिजिकल जो क्वालिटी है इनमें क्या है, गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे धातु हैं उनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इन पदार्थों में भौतिक गुणधर्म का मतलब हो जाता है रंग, रूप, उसके आकार। जब उसमें कोई रासायनिक
चेंजिंग नहीं होता है या पदार्थ की अवस्थाएं बदलती है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, बॉन्डिंग होता है, वो नहीं बदलता है, वो हमारा भौतिक गुणधर्म कहलाता है। समूहों को अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातुओं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, लेड, जिंक, आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातु है। तो ये सभी हमारे क्या है, धातु है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा आयरन है इसका संकेत जो होता है Fe होता है, कॉपर का Cu होता है, एल्युमिनियम का A होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, सोडियम का Na होता है, लेड का Pb होता है, जिंक का Zn होता है। तो ये सभी संकेत है और ये सभी हमारे क्या हैं, तो ये सभी हमारे धातु हैं। अब हम इसको समझने के लिए क्रियाकलाप 3.1 को देखते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूनों की सतह को साफ करके उसके स्वरूप को फिर से ध्यान दीजिए। तो जब हम आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को लेंगे और जब हम इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कर देंगे तो इसके जो ऊपरी परत होती है, जो ये ऑक्साइड बनाए हुए रहते हैं, वो छोड़ देते हैं और इनमें चमक आ जाती है। क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। अपने शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। तो जो धातु की सतह होती है वो चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो पहला हमारा गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म में क्या हो जाता है, तो धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, जिसे हम लोग धात्विक चमक भी कहते हैं। आगे हम क्रियाकलाप 3.2 को देखते हैं। तो हमसे कह रहा है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अपने प्रेक्षण को चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा, तो जो आयरन होते हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी को देखते हैं तो ये चाकू से नहीं कटते हैं, लेकिन जब सोडियम होते हैं वो चाकू से कट जाते हैं। तो आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। तो जब हम देखेंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तो प्रत्येक जो धातु होते हैं उनकी जो कठोरता होती है वो अलग अलग होती है। सभी धातुओं की, सोना की अलग होगी, चांदी की अलग होगी, जो हमारा कॉपर है उसका अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा। लेकिन यहाँ पर देखे हैं सोडियम को तो वह चाकू से कट जाता है। तो अपवाद में हम कह सकते हैं कि धातु जो होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद में क्या है, सोडियम है जो चाकू से कट जाता है, इसीलिए वो नर्म है। अब आगे हम क्रियाकलाप 3.3 को देखते हैं। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर के टुकड़े लीजिए। एक धातु के लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़ा से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा, तो जब हम इन धातुओं पर हथौड़ा से प्रहार करेंगे ये तो फैलने लगते हैं। क्या होते हैं, फैलने लगते हैं और एक चादर का रूप ले लेते हैं। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। अब जो आकार में परिवर्तन हो रहा है उनको हमको लिखना है। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। तो कुछ धातु होते हैं जिन्हें हम पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो हम इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो आघातवर्ध्यता कहते हैं। आगे हमें कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि सोना, चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। तो जो हमारा सोना होता है या चांदी है, ये क्या होते हैं, तो सबसे अधिक आघातवर्ध्य होते हैं। मैंने इन्हें पीट कर बहुत पतली चादर भी बनाई जा सकती है। तो सोना को औरम कहा जाता है, चांदी को अर्जेंटम कहा जाता है। ये दोनों का ये लैटिन नाम है। औरम और अर्जेंटम दोनों का लैटिन नाम है और लैटिन नाम के ही इसके संकेतों को लिया गया है। तो कभी भी आपको पूछे एग्जाम में कि सोना का लैटिन नाम क्या है, तो औरम, चांदी का लैटिन नाम क्या है, तो अर्जेंटम। आगे हम क्रियाकलाप 3.4 को देखते हैं। उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो हम तार जो होते हैं वो कॉपर के देखते हैं, एल्युमिनियम के भी देखते हैं। तो हम
कह रहा है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो अगर हम धातु के जो तार हैं उन्हें खींचकर पतले अगर तार के रूप में हम बना लेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, तो जो सोना हमारा होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्धीयता एवं तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। तो इन दोनों गुणों के कारण जो होते हैं कि धातुओं को हमारी आवश्यकता अनुसार इनको विभिन्न आकार दिया जाता है। जैसे हम लोग डिजाइनर ज्वेलरी पहनते हैं, जो डिजाइनर ज्वेलरी होते हैं तो उनमें इसी गुण के कारण जो होते हैं कि उन्हें अनेक डिजाइनों में गाढ़ा जाता है। आगे हम देखते हैं, हमसे कह रहा है कि क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन में के लिए होता है। तो हम देखते हैं कि जो स्टील होते हैं, पीतल होते हैं, तो ये सभी मिश्र धातु हैं, कॉपर के, जिंक के, कोई लोहा के है। तो इन सभी का हम लोग उपयोग जो होता है कि दैनिक जीवन में करते हैं खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के बर्तनों के रूप में। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो क्योंकि इनको आसानी से हम लोग पीट कर इनकी दूसरे रूप में ढाल सकते हैं और इनकी आघातवर्धीयता जो होती है वो अधिक होती है, इसीलिए हम इन धातुओं का बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं। इसका उत्तर पाने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप को करते हैं। अब हम आगे क्रियाकलाप 3.5 को देखते हैं। एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए। अब हमें क्या लेना है? एल्युमिनियम या कॉपर का तार लेना है। क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा कि चित्र 3.1 में हमें दिखाया गया है। यहाँ 3.1 में दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके पिन चिपका दीजिए। स्पिरिट लैंप, मोमबत्ती, बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण को लिखिए। क्या धातु का तार द्रवित होता है? तो जब हम देखेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जो होगा स्पिरिट लैंप, मोमबत्ती और बर्नर से वो क्या होगा, धातु के जो तार होते हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे और उसमें ऊष्मा का संचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्मा का संचार हो जाएगा। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक है। तो ऊपर दी हुई क्रियाकलाप जो है उससे हम देखते हैं कि जो धातु होते हैं वो ऊष्मा का सुचालक होते हैं। किसके सुचालक होते हैं? तो ऊष्मा के। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो जो हमारा धातु होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये गलनांक वह है जिस ताप पर कोई पदार्थ जो होता है कि अपनी अवस्था परिवर्तित करता है वह हमारा गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस अपनी अवस्था बदलता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। अब हमें आगे कह रहा है सिल्वर, एजी, कॉपर, सीयू ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। तो जो चांदी होते हैं और कॉपर होते हैं वो ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक है। इनकी तुलना लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। तो जो हमारा पीबी है, सीसा है या लेड है, या मरकरी हमारा एचजी है, इसका जो लैटिन नाम होता है लेड का वो प्लम्बम है। क्या है? प्लम्बम। इसको प्लम्बम है। और जो मरकरी होते हैं इसका जो लैटिन नाम है हाइड्रागाइरम है। हाइड्रागाइरम इसका लैटिन नाम है। दोनों का लैटिन नाम आप भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ भी देता है एग्जाम में। और संकेत क्या होते हैं? मरकरी का एचजी, लेड का होता है पीबी। क्या धातु विद्युत की चालक होती हैं? तो हाँ, धातु जो होती है विद्युत का चालक होती है। आइए पता करें। इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 3.6 को देखते हैं। चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच इस प्रकार रखिए जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है। आप चित्र 3.2 को देख सकते हैं। अब हमें कह रहा है क्या बल्ब जलता है? इससे क्या पता चलता है? तो हाँ, बल्ब जलता है क्योंकि धातु जो होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस तार पर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसे शॉर्ट में हम लोग पीवीसी कहते हैं। या रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार
पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों चढ़ी होती है? तो विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत जो होती है इसलिए चढ़ी रहती है क्योंकि जो पीवीसी होते हैं या रबर होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? विद्युत को कुचालक होते हैं, जो तार जो होते हैं उसको सेफ्टी करते हैं और इससे विद्युत का संचार नहीं होता है। तो विद्युत का संचार सिर्फ तार द्वारा ही होता है। जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? तो जब धातु किसी सतह से टकराती है तो हमें टन टन की आवाज़ आती है। क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती है? तो हाँ, वो करती है, टन टन की आवाज़ करती है। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। क्या कहेंगे? तो ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। तो धातु जो होते हैं वो किसी सतह से टकराकर आवाज़ करती है जिसे हम लोग सोनोरस या ध्वनिक भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी रहती है? तो वो बेहतर तरीके से आवाज़ कर पाए और आवाज़ दूर तक जाए, इसीलिए जो धातु की घंटी बनी होती है, क्योंकि उसकी जो ध्वनिक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। धातु की ध्वनिक जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब हम धातु को देख चुके हैं, तो अब हम 3.1.2 में धातु, अधातु, नॉन मेटल के जो हमारे भौतिक जो इनके गुणधर्म है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमें कह रहा है पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। तो हम पिछले अध्याय में पढ़े थे, तो वहाँ पे देखे थे कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या होती है? कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अधातु के उदाहरण है। तो हमारे जो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सभी क्या है? तो ये सभी नॉन मेटल है, अधातु के उदाहरण है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। तो अधातु जो होते हैं वो मेनली ठोस और गैस होते हैं। अधातु क्या होते हैं? तो ठोस और गैस होते हैं। लेकिन हमारा अपवाद में ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका संकेत Br होता है। तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा आप आगे देखिए, इसके अलावा सारी अधातुएं ठोस एवं गैस होती हैं। तो जो सारी अधातु होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस या गैस होती हैं। क्या अधातुओं के समान धातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? तो हाँ, धातुओं के समान ही अधातुओं में भी गुणधर्म होते हैं। आइए पता करें। इसके लिए अब हम क्रियाकलाप 3.7 को देखते हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। इन अधातुओं से 3.1 से 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षणों को लीजिए। अब हमको क्या करना है? तो हमको 3 कार्बन, सल्फर और आयोडीन लेना है और पुनः जो हमने क्रियाकलाप धातुओं के लिए किया था वहाँ पर देखेंगे और सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो हम जब क्रियाकलाप 1 देखेंगे, धातुओं की सतह चमकदार होती है या नहीं, तो हमने देखा था कि धातु की सतह जो होती है वो चमकदार होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन जो हमारा अधातु होंगे, तो अधातु में जो होंगे वो उनकी सतह जो होगी वो चमकदार नहीं होती है और उनमें धात्विक जो चमक होती है वो नहीं होती है। और जब हम क्रियाकलाप 3.2 को देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो धातु होते हैं वो सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन जो अधातु होंगे वो सामान्यतः क्या होते हैं? कठोर नहीं होते हैं, नर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, या उसे हम लोग भंगुर कह सकते हैं। जो धातुएं होते हैं वो क्या होते हैं? अधातुएं वो भंगुर होते हैं। आगे जब हम क्रियाकलाप 3.3 को देखेंगे तो वहाँ पर हमने देखा था कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, जिसे हमने आघातवर्ध्यता कहा था। लेकिन जब हम अधातु को लेते हैं और जब अधातुओं को टेस्ट करेंगे, देखेंगे, तो हम पाएंगे कि जो अधातु होते हैं उनको पीट कर पतली चादर नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उनमें आघातवर्ध्यता की गुण नहीं होती है। जब हम क्रियाकलाप 3.4 को देखेंगे तो वहाँ पर हमने देखा था धातु के लिए कि धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, जिसे तन्यता कहते हैं। लेकिन जब हम यही क्रियाकलाप अधातु के लिए करेंगे तो हम देखते हैं कि जो अधातु को पतले तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। क्या होगा? तो उन्हें नहीं खींचा जा सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो अधातु होते हैं उनमें तन्यता की गुण जो होती है वो नहीं होती है। जब हमने क्रियाकलाप 3.5 देखा था तो उसमें देखा था कि जो हमारे धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं।
लेकिन जब अधातु के लिए हम ये क्रियाकलाप करते हैं तो पाते हैं कि जो अधातु होंगे वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसका मतलब है इंसुलेटर होते हैं, उनसे विद्युत का चालन नहीं होता है। आगे हमने देखा था कि 3.6 में कि जो धातु होती है वो विद्युत का सुचालक होती है। जो धातु होती है वो विद्युत का सुचालक होती है, लेकिन जब ये हम अधातु के लिए कार्बन, सल्फर और आयोडीन के साथ करते हैं तो पाते हैं कि जो हमारा कार्बन है तो कार्बन में जो ग्रेफाइट होंगे या आयोडीन होंगे तो ये सभी तो विद्युत का सुचालक करते हैं, ऊष्मा का भी सुचालक करते हैं, लेकिन सिर्फ सल्फर यहाँ पर नहीं करेगा। तो का जो ग्रेफाइट होते हैं अपवाद में क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। तो ग्रेफाइट और आयोडीन क्या होंगे? तो ये दोनों जो होते हैं कि ऊष्मा और विद्युत के चालन करते हैं, लेकिन सल्फर जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि अपवाद में कि कौन सी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन हो जाएगा। कौन सी अधातु है जो ऊष्मा का चालन करती है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट और आयोडीन। इस तरह से उन सभी भी क्रियाओं को हम दर्शाएंगे। अब हमारा आगे कह रहा है धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षणों को सारणी 1 में संकलित कीजिए। अब हमारा सारणी दिया है, यहाँ तत्व दिया है, तो तत्व के जगह जो है कि धातु और अधातु को, तो ये हम बेहतर तरीके से लिखेंगे। तो तत्व के नाम लिखेंगे, जो हमारा तत्व दिया है चिन्ह देंगे, और सतह का प्रकार माने चमकीला है कि नहीं है वो लिखना है। यहाँ पर कठोरता, तो धातुओं के बारे में जानते हैं कि धातु जो होंगे वो कठोर होंगे, अधातु जो होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। आघात वर्ध्यता होती है तो धातु में होंगे, धातु में होती है और अधातु में नहीं होती है। तन्यता जो होती है धातुओं में होंगी, अधातु में नहीं होंगे। विद्युत चालकता जो होंगे वो धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती है। लेकिन अधातु में जो एक अपवाद में है, एक्सेप्शन में क्या आते हैं? तो ग्रेफाइट आते हैं और आयोडीन आते हैं। ध्वनिकता जो होती है वो धातुओं में होती है, लेकिन अधातुओं में नहीं होती है। अब हम आगे सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इसके निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ भौतिक गुण के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कई अपवाद है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ग्रेफाइट है या हमारा आयोडीन है, वो दोनों ऊष्मा और विद्युत का भी चालन कर रही है। तो जब हम बांटते हैं तो उसमें सिर्फ भौतिक गुणों को ही नहीं देखते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म को भी हम लोग देखते हैं। तब हम दोनों भागों में किसी तत्व को वर्गीकृत करते हैं या बांटते हैं कि कौन जो है कि हमारा धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। उदाहरण के लिए मरकरी को छोड़कर सारी जो धातुएं हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो जो हमारा मरकरी है Hg, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन सारी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है? ठोस अवस्था में होती हैं। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। तो धातु जो होते हैं उनका गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम, तो गैलियम का होता है Ga संकेत और सीजियम का Cs होता है। तो गैलियम और सीजियम जो होते हैं उनका गलनांक क्या होता है? तो बहुत कम होता है। सीजियम और गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है, लेकिन ये क्या है? धातु है। अब हम आगे देखे हैं, यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। जब गैलियम और सीजियम को हम अपने हथेली पर रखेंगे तभी ये पिघलने लगती है। तो हम देखते हैं कि धातुओं में 2 एक्सेप्शन में हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धातुओं का गलनांक अधिक होती हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम का क्या है? गलनांक बहुत कम है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा आयोडीन है वो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो जो आयोडीन है, ग्रेफाइट है, तो ये सभी क्या है? अधातु है, फिर भी क्या है? चमकीला है। आगे हम देखे थे कि कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है। तो कार्बन जो ऐसी अधातु है जो कई रूपों में विद्यमान होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रत्येक अगर रूप में को अपर रूप कहते हैं। अगर कोई भी तत्व अगर वो विभिन्न रूपों में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के याद रखिएगा, कार्बन जो होते हैं, कार्बन के 2 मुख्यतः अपर रूप है। कार्बन के क्या है? तो मुख्यतः 2 अपर रूप है। एक हमारा है ग्रेफाइट
एक हमारा क्या है ग्रेफाइट और दूसरा हमारा हीरा है। तो ये हीरा और ग्रेफाइट जो है ये दोनों कार्बन के अपर रूप है। किसके अपर रूप है? तो कार्बन के ये दोनों अपर रूप हैं। अब हम आगे देखते हैं, हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरा क्या है? तो ये कार्बन का अपर रूप है। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो हीरा जो है कि सबसे कठोर जो है कि प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। लेकिन ये अधातु है, लेकिन इसका गलनांक और क्वथनांक क्या है? सबसे अधिक है। यह विद्युत का सुचालक है। जो हमारा अन्य और अपर रूप है ग्रेफाइट, वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो कार्बन का अन्य और अपर रूप जैसे हमने दो बताया, हीरा और ग्रेफाइट, तो दूसरा जो है कि वो विद्युत का सुचालक है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम हो। हम जानते हैं कि जो धातु होते हैं वो मुलायम नहीं होते हैं, वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन जो हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये धातु है, लेकिन धातु होते हुए भी ये क्या है? इतने सॉफ्ट है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। तत्वों के उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो हमारे तत्व के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर ही अधिक हम लोग धातुओं और अधातुओं को अधिक स्पष्टता से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब हम क्रियाकलाप 3.8 को देखते हैं। मैग्नीशियम की एक पट्टी, थोड़ा सल्फर चुन लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारीय? तो जो मैग्नीशियम के जो दहन हम कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? MO मिलेगा। जो दहन कराने से हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होंगे वो क्षारीय होंगे। क्या होंगे? क्षारीय होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। अब सल्फर का हम चूर्ण को दहन करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है? SO2 बन जाता है। तो ये सल्फर हमारा क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। यहाँ मैग्नीशियम हमारा क्या है? धातु है। तो जो ये हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। क्षारीय होगा। और ये हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। तो हम देखते हैं कि जब धुआं के कति अब परखनली पर रख दीजिए, तो जो धातु के ऑक्साइड जो होंगे वो क्या होंगे? क्षारीय होंगे। और जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वो हमारा क्या होंगे? अम्लीय होंगे। जब इसे जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, क्षारीय बनता है। जब मैग्नीशियम के हाइड्रो ऑक्साइड को हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्षारीय हो जाएगा। और जब सल्फेट को जब हम अभिक्रिया कराएंगे जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा अम्ल बनता है। क्या बनता है? ये हमारा अम्ल बनाएगा। ये हमारा क्या बनाता है? क्षार बनाता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होंगे वो क्या बना देगा? क्षार बनाएगा। और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होंगे वो क्या बनाते हैं? अम्ल बना। धातु के ऑक्साइड क्षार बनाते हैं, अम्ल के जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल बनाते हैं। इस प्रखनली में जल डालकर इसे अच्छी तरह मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। तो जो सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय? तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या आप इस समीकरण को लिख सकते हैं? तो देखिए, हम जब मैग्नीशियम को दहन कराएंगे ऑक्सीजन से तो हमारा क्या बनेगा? MgO 2MgO हो जाएगा। जब हम इसे जल में मिलाते हैं, H2O में मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाता है? तो ये बन जाएगा MgOH होल 2। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम क्या है? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ कर देंगे यहाँ, तो हमारा यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, हमको सल्फर का सल्फर है, जब हम इसका दहन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? SO2 बनेगा। जब हम इसको जल से मिलाते हैं, जल से मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? H2SO3। इसे हम लोग सल्फ्यूरस अम्ल भी बोलते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल, इसे क्या हम बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। जब इसमें और हम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे तो ये सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वो 2 करेंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वो हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाएगा जब हम इसमें और अभिक्रिया कराएंगे। तो अब हमें कह रहा है अधिकांश धातु ऑक्साइड प्रदान करती है।
तो जो अधिकांश अधातु होते हैं वो ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। तो जो अधिकांश अधातु होती है वो जल में घुलकर क्या बनाएगी, अम्ल बनाती है। वही अधिकतर जो हमारे धातु होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, तो क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर क्या बना देंगे, ये जल में घुलकर क्षार बना देते हैं। जल में घुलकर क्या बना देते हैं, क्षार बना देते हैं। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं कि ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अब हमारा पहला प्रश्न ही कह रहा है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। तो हमको क्या उदाहरण देना है, धातु का। तो कमरे के ताप पर द्रव, तो कमरे के ताप पर कौन सा द्रव होता है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा पारा धातु है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। इसका लैटिन नाम क्या है, हाइड्रागाइरम है। लैटिन नाम क्या है, हाइड्रागाइरम है। अब हमें 2 में कह रहा है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो पूछ रहा है कि वह कौन सा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो हमारा लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों जो धातु हैं वो जिसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लिथियम का नाम लिथियम है, लेकिन पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम है। क्या है, कैलियम है। जबकि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नाइट्रियम है। क्या है, नाइट्रियम है। तो ये सभी दोनों का लैटिन नाम के नाम पर इसका संकेत लिया गया है। आगे हमसे 3 नंबर में पूछ रहा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो जो हमारा चांदी होता है, अर्जेंटम जिसको कहते हैं, लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटम। तो हमारा क्या हो जाएगा, चांदी और कॉपर जो होते हैं, चांदी और कॉपर वो दोनों जो होते हैं वो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। क्या, हमारा चांदी और कॉपर। अब हमें 4 में क्या कह रहा है, ऊष्मा की कुचालक। तो ऊष्मा की कुचालक कौन सी धातु होती है, तो हम देखते हैं कि हमारा सीसा और मरकरी Hg, ये क्या होते हैं, माने पारा और सीसा, या इसे लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड। तो ये दोनों जो होते हैं प्लम्बम और हाइड्रागाइडम, ये क्या होते हैं, तो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातु होते हुए भी ये क्या है, ऊष्मा के कुचालक है तो ये धातु, लेकिन क्या है, तो ऊष्मा के कुचालक है। अब हमें आगे कह रहा है कि आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो हम जानते हैं कि आघातवर्ध क्या होता है, तो हम कहेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, उसे हम लोग आघातवर्ध्यता कहते हैं। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, आघातवर्ध कहते हैं। कहेंगे कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, या तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं या तन्यता कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सोना होता है उसकी जो तन्यता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो सोना की तन्यता क्या होती है, तो सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक कंबाइंड करके उन सभी चीज़ों को दिया हुआ है जो आपको धातु और अधातु में विभेद करते हो। क्या करते हो, धातु और अधातु में विभेद करते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, धातु है, ये हमारा क्या है, अधातु है। ये क्या है, धातु है, अधातु है। दोनों क्या है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब हमारा पहला है कि जो धातु होते हैं, धातु की जो सतह होती है वो चमकीली होती है या चमकदार होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जबकि अधातु क्या होते हैं, अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुओं में क्या होती है, तो चमक नहीं होती है। अपवाद में देखेंगे तो हमने क्या देखा था, ग्रेफाइट और आयोडीन को देखा था, इनमें चमक होती है। धातु सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन अधातु क्या होते हैं, वो कठोर नहीं होते हैं। अपवाद में आप देखिएगा तो सोडियम और पोटेशियम और हमारा एक क्या है, लिथियम, ये तीनों क्या होते हैं, तो ये तीनों सॉफ्ट हैं। ये क्या है, तीनों सॉफ्ट है, माने मुलायम है, या इसको नर्म कह सकते हैं। ये क्या है, ये तीनों जो होते हैं वो नर्म होते हैं, लेकिन अधातु जो होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन जब अपवाद में देखिए, अधातु जो होते हैं कठोर नहीं होती है, लेकिन जब हम हीरा को देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये सबसे कठोर है। क्या है, सबसे कठोर अधातु है। अब हम आगे देखेंगे 3 में, तो देखते हैं कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है जिसे
आघातवर्धीयता कहते हैं। सबसे अधिक जो आघातवर्धीयता होती है वो हमारा सोना और चांदी में होता है, जबकि अधातु व भंगूर होती है। अधातुएं क्या होती है? भंगूर होती है। आगे हमने देखा था धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, जिसे हम लोग तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक जो तन्यता होती है वो सोना में होता है। 1 ग्राम सोना में कम से कम 2 किलोमीटर तक तार खींची जा सकती है। अधातुएं जो होते हैं उनमें तन्यता की जो गुण होती है वो नहीं होती है। आगे हमने देखा था कि जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा जो चालक होते हैं वो चांदी होता है और कॉपर होता है। अधातु ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ग्रेफाइट और आयोडीन जो होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत के क्या है? सुचालक होते हैं। तो ये हमारे अपवाद में है, ये दोनों जो होते हैं कि सुचालक होते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती है ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे हमने देखा था कि जो हमारा सॉफ्ट होते हैं, अपने अभिक्रिया को भी देखा था और दर्शाया था। तो इस तरह से ये सभी जो थे कि हमारा भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को बांटा गया था। किसके आधार पर बांटा गया था? भौतिक गुण धर्म के आधार पर हमने तत्व को धातु और अधातु के रूप में बांटा था। अगले पार्ट में हम तत्वों के जो धातु और अधातु होंगे उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखेंगे पार्ट 2 में। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर देख लिया। अगले पार्ट में देखेंगे अगर इसमें पार्ट 1 में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ को समझने में आपको परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों को सही माने बेहतर उत्तर दिया जाएगा, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन का जो बात है, सस्पेंस है, वो ख़त्म हो जाए और आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को जानें। अगर आपके इस अध्याय से रिलेटेड कोई आपके मन में जिज्ञासा है, सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके उस सवाल को भी जवाब दिया जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और इस अध्याय के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।